वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद आशी। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग अपना क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स को स्टार्ट करने वाले हैं। सो इसके पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस और अपने हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 आसानी से बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग अपना क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में आपको बेसिकली 600 BCE से लेकर के 600 CE तक की पूरी स्टोरी बताई जाएगी। ठीक है, बेसिकली 600 BCE में क्या क्या डेवलपमेंट्स वगैरह हो रहे थे, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में बताई जाएंगी। तो इंडस वैली के बाद की पूरी कहानी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अलग अलग कौन कौन से एरियाज़ में डेवलपमेंट हो रहे थे, इंडिया के कौन कौन से पार्ट्स में क्या क्या चीज़ें हो रही थी, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऑल्सो हम लोग किंग्स के बारे में भी पढ़ने वाले, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर भी ये हो जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक बॉक्स दे रखा है। जब भी आप एनसीईआरटी ओपन करेंगे तो आपको एक बॉक्स दे रखा है जहाँ पर आपको बताया जाएगा कुछ डेवलपमेंट्स के बारे में। ठीक है, आपको कुछ डेवलपमेंट्स के बारे में बताया जाएगा जो कि हैं बहुत जब इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हुई थी। ठीक है, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड हुआ था तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लगभग आपको 1500 साल के बाद बहुत सारे डेवलपमेंट्स हम लोगों को अलग अलग इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग पार्ट्स में देखने जाने लगे। ठीक है, अब इनमें से कौन कौन से वो डेवलपमेंट थे जो अलग अलग हम लोगों को एरियाज़ में देखने को मिले। सबसे पहला तो डेवलपमेंट ये था कि ऋग्वेदा कंपोज होनी शुरू हो गई थी। जो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ के आसपास में जो लोग रहते थे उन्होंने ऋग्वेद को लिखना शुरू किया। ठीक है, इसके अलावा एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स भी हम लोगों को देखने को मिली, जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू वाले एरिया में। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में कुछ पार्ट्स ऑफ कर्नाटका में हम लोगों को एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स देखने को मिली। इसके अलावा हम लोगों को पेस्टोरल पॉपुलेशंस के बारे में भी पता चला, पेस्ट्रोलिज्म के बारे में पता चला। डेक्कन और फर्दर साउथ में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे एविडेंसेस भी मिलते हैं कि इस एरिया में बेसिकली ये चीज़ें हो रही थी। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है न्यू मोड्स ऑफ डिस्पोजल। जी हाँ, हम लोगों ने हड़प्पन सिविलाइजेशन में पढ़ा था कि जनरली जो आपकी डेड बॉडी होती थी वो आपकी जो भी पिट्स वगैरह होती थी उनमें बरी कर दी जाती थी। लेकिन इस टाइप में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक न्यू कॉन्सेप्ट आया है जो कि आपका है मेगालिथ्स का। मेगालिथ्स यानी कि एलेबोरेट स्टोन स्ट्रक्चर्स होते थे जहाँ पर ये अपनी डेड बॉडी को बरी करते थे। उन स्ट्रक्चर्स को हम लोग मेगालिथ बोलते हैं। ठीक है, तो मेगालिथ भी हम लोगों को देखने को मिले। कहाँ का? सेंट्रल और साउथ इंडिया में हम लोगों को फर्स्ट मिलेनियम BCE में मेगालिथ्स के भी एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, अब जो भी हम लोगों को मेगालिथ्स मिले हैं इनमें जो हम लोगों को डेड बॉडी देखने को मिली हैं वो डेड बॉडी तो मिली हैं, साथ में उसके साथ आयरन टूल्स और वेपन्स। ठीक है, आयरन याद रख लेना, इससे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन के कोई भी एविडेंसेस हम लोगों को नहीं मिले हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि आयरन की डिस्कवरी हो गई। ठीक है, तो आयरन के टूल्स, वेपन्स, ये सारी चीज़ें हम लोगों को डेड बॉडी के साथ में मिली थी। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि ये लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव किया करते थे, इस वजह से ये सारी चीज़ें जो भी डेड बॉडी होती थी उनके साथ बरी कर दिया करते थे। ठीक है, इसके अलावा नए ट्रेंड्स हम लोगों को देखने को मिले 6th सेंचुरी BCE के बाद में। ठीक है, वो कौन कौन से ट्रेंड्स थे, जैसे कि अर्ली स्टेट, एम्पायर्स, किंगडम्स, ये सारी चीज़ें इमर्ज होने लगी। ठीक है, इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी बहुत सारे चेंजेस आए। ठीक है, कैसे इन लोगों ने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया था। ठीक है, अब हम लोगों को कैसे पता इन लोगों के बारे में? ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये होता है कि भाई हिस्टोरियंस को कैसे पता चला, कौन कौन से वो सोर्सेज है जिसके थ्रू हम लोगों को पता चला। तो सबसे पहले इंस्क्रिप्शंस। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि अलग अलग किंग्स ने अलग अलग इंस्क्रिप्शंस को जो है बनवाए। ठीक है, हम लोगों को अलग अलग किंग्स के इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, उनमें उनकी हिस्ट्री लिखी रहती है। तो इंस्क्रिप्शंस ने बहुत ज़्यादा हेल्प की हम लोगों की। इंस्क्रिप्शंस होते क्या हैं ये भी अभी आपका एक बॉक्स है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ टेक्स्ट मिले हैं हम लोगों को। कॉइन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अलग अलग रूलर्स, अलग अलग किंग्स ने अपने टाइम पीरियड में ठीक है कॉइन्स वगैरह बनवाए, तो उनसे हम लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है, और भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं जिनके थ्रू हम लोगों को इनकी हिस्ट्री के बारे में भी पता चला। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा बॉक्स हो गया। ठीक है, साइड में अगर आप आएंगे तो आपको एक इंस्क्रिप्शन की फ़ोटो दे रखी है, ये होते हैं आपके इंस्क्रिप्शन। ठीक है, और ये इंस्क्रिप्शन जो है ये आपका सांची मध्य प्रदेश से मिला है। ठीक है, 2nd सेंचुरी का ये बिलोंग है। ओके, अब हम लोग आते हैं आपका टॉपिक नंबर 1, प्रिंसिप पियादासी। ठीक है, तो ये कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ये अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 1 बाय 1 आराम से डिस्कस करेंगे।
ठीक है। इस टॉपिक में आपको बताया जाएगा एक मोमेंटस डेवलपमेंट के बारे में जो कि 1830s में हुआ था। ठीक है, 1830s में क्या हुआ था, आपके एक ऑफिसर थे जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर थे मिंट में। ठीक है, मिंट यानी कि जहाँ पर कॉइन्स वगैरह मिंट होते वहाँ पर ये ऑफिसर थे। ये क्या करते हैं, डिसाइफर कर लेते हैं ब्राह्मी और खरोष्टी, ये दो स्क्रिप्ट होती हैं जो कि अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स में बहुत ज़्यादा यूज़ हुई हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये इन दोनों स्क्रिप्ट्स को डिसाइफर कर लेते हैं। और जब ये इंस्क्रिप्शंस की स्टडी वगैरह करते हैं, जब उनको पढ़ते हैं, तो बार बार एक किंग का मेंशन, एक किंग का रिफ़र हम लोगों को किया जाने लगा, जो कि है पियादासी। ठीक है, बार बार जब इन लोगों ने इंस्क्रिप्शंस वगैरह पढ़े तो इन लोगों ने एक चीज़ नोटिस की कि बार बार एक किंग का मेंशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो जो किंग थे उनको कैसे रेफ़र किया गया, पियादासी। पियादासी मीन्स प्लीजेंट टू बी होल्ड, यानी कि जो देखने में अच्छा लगे, मनमोहक लगे। ठीक है, तो उसका जिक्र बार बार किया जा रहा था। इन लोगों ने आगे भी फर्दर स्टडीज़ की आपका इंस्क्रिप्शंस वगैरह में, तब इन लोगों को ये पता चला कि अच्छा ये जो पियादासी, ये जो नेम है, ये जो टाइटल है, ये कौन से किंग के लिए बताया जा रहा है, ये अशोक के लिए रेफ़र किया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक न्यू, हम लोगों को एक न्यू सोर्स, एक न्यू आइडिया पता चला अशोक के बारे में। ठीक है, ओके। इंस्क्रिप्शंस बार बार आ रहे हैं, तो एपिग्राफी क्या होता है, साइड में आपको एक छोटू सा बॉक्स दे रखा है। एपिग्राफी होता है द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। जब हम लोग इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करते हैं तो उसको बोला जाता है एपिग्राफी। ठीक है, अब बेसिकली क्या हो रहा था, जब ये सारी चीज़ें नई नई डिस्कवर हो रही थी तो इन्वेस्टिगेशन में एक न्यू डायरेक्शन मिली। ठीक है, लोगों को इंटरेस्ट आने लगा हमारे इंडियन हिस्ट्री में कि भाई फटाफट से इंडियन हिस्ट्री को पूरा का पूरा बताया जाए। ठीक है, पूरा का पूरा खोजा जाए कि अलग अलग कौन कौन सी डायनेस्टीज़ ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रूल किया। तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा ये चीज़ पता करने में कि कौन कौन सी मल्टीपल डायनेस्टीज़ ने हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रूल किया है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, स्कॉलर्स बिगिन टू शिफ्ट देयर फोकस टू द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री। तो स्कॉलर्स क्या पहले के टाइम में क्या होता था कि इंडियन की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है ना, इसमें लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता था। लेकिन जब ये सारी चीज़ें नई नई मिलने लगी, ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस वगैरह होने लगी, तो इससे लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा इंडियन की पॉलिटिकल हिस्ट्री में। ठीक है, तो ये आपको इस टॉपिक में बता दे रखा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, साइड में आपको एक बॉक्स दे रखा है। मैंने बोला था कि इंस्क्रिप्शंस के बारे में आपको आगे चल के एक इन डिटेल बॉक्स मिलने वाला है कि इंस्क्रिप्शंस होते क्या है। कभी कभार छोटी डेफिनेशन पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो आप याद रख लेना। इंस्क्रिप्शंस बेसिकली क्या होते हैं, इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग्स इंग्रेव्ड ऑन अ हार्ड सरफेस। अब वो हार्ड सरफेस कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि स्टोन हो गया, मेटल हो गया, या फिर पोट्री हो गया। ठीक है, सपोज़ ये एक हार्ड सरफेस है स्टोन का। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसमें कुछ कुछ चीज़ें इंक्रेव करवा देती हूँ। ठीक है, अब ये परमानेंट रिकॉर्ड्स हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी, जैसे हम लोगों ने मैन्यूस्क्रिप्ट देखी थी, तो मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गई, इंसेक्ट्स वगैरह ने उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन ये परमानेंट रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सालों तक ये जो हैं ये ख़राब नहीं होते हैं। ठीक है, वेदरिंग हो जाती है इन लोगों की, वो बात अलग है, लेकिन काफ़ी हज़ार सालों तक ये प्रिजर्व रहते हैं, ये ख़राब नहीं होते, तो हम इनको परमानेंट रिकॉर्ड्स की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनको यूज़ क्यों किया जाता था, जैसे कि कोई भी अचीवमेंट हो गई किंग की, कोई भी एक्टिविटी हो गई, ठीक है, या फिर किसी किंग का एक्सप्लॉयटेशंस वो बहुत ज़्यादा कर रहे, तो उस चीज़ को मेंशन करने के लिए इंस्क्रिप्शंस का यूज़ किया जाता था। इसके अलावा कोई भी मैन या फिर विमेन ने किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में कोई ना कोई डोनेशन अगर दिया है, तो उस चीज़ का जिक्र हम लोगों को आपके इंस्क्रिप्शंस में मिलता है। ठीक है, इंस्क्रिप्शन जनरली परमानेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते, जैसे कि मैन्यूस्क्रिप्ट वगैरह तो बहुत ज़्यादा आपकी अफेक्ट हो गई है इंसेक्ट्स के द्वारा। ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें नहीं ख़राब होती है क्योंकि ये परमानेंट रिकॉर्ड्स होती हैं। ठीक है, बहुत सारे चीज़ें हम लोगों को मिली हैं इन इंस्क्रिप्शंस में, जैसे कि 250 BC में एक लेटर है आपका ए। ठीक है, उसको इस टाइप से लिखा जाता था, लेकिन वही लेटर 500 C में आकर के कुछ इस टाइप से लिखने जाने लगा। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है कि अच्छा वैरायटी ऑफ चेंजेस भी हुए हैं आगे, अगर आप बढ़ते जाओगे तो टाइम के साथ साथ में चीज़ें बदली हैं। ठीक है, और वो हम लोगों को कैसे पता चलता है, इन इंस्क्रिप्शंस के थ्रू पता चलता है। ठीक है, अगर आप लैंग्वेजेस की बात करेंगे तो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस जो होते थे वो प्राकृतिक लैंग्वेज में होते थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और बेसिकली इंस्क्रिप्शंस में कौन कौन से रूलर, कौन कौन से किंग्स का मेंशन होता था, जैसे कि कभी कभार अजातशत्रु, अशोक, ठीक है, इन सारे किंग्स का भी मेंशन होता था।
इसके अलावा अलग अलग, अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्राकृतिक लैंग्वेज में ही हम लोगों को और जो है इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, इसके अलावा पाली लैंग्वेज में भी मिले हैं, तमिल में भी मिले हैं, संस्कृत में भी हम लोगों को इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। ठीक है, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग लैंग्वेजेस के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, लेकिन जो सबसे पुराने इंस्क्रिप्शंस हैं वो आपके प्राकृतिक लैंग्वेज में मिले हैं। प्राकृतिक लैंग्वेज बेसिकली ऑर्डिनरी लैंग्वेजेस होती थी। ठीक है, ऑर्डिनरी लैंग्वेज को हम लोग प्राकृतिक लैंग्वेज बोल देते थे। इसके अलावा मे भी हो सकता है और भी ज़्यादा लैंग्वेजेस हुई हों, लेकिन वो रिटन फॉर्म में नहीं है, इस वजह से उनको इंस्क्रिप्शंस में नहीं लिखा जाने लगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे करके हमको पता चल रही हैं। अब हम लोग आते हैं इस टॉपिक के फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, विच इज़ द अर्लीस्ट स्टेट। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार मार्क करना चाहूँगी, क्योंकि हर साल क्वेश्चन जो होता है वो इस पर बनता है। कभी कोई लाइन बाय लाइन दे दिया जाता है और आपसे बोला जाता है कि इस स्टेटमेंट को प्रूव करो। ठीक है, या इस स्टेटमेंट को आपको बताना है कि इसमें बेसिकली क्या चीज़ बोली जा रही है। तो सबसे पहले 2.1 टॉपिक है आपका द 16th महाजनपद, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि 6th सेंचुरी BC में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे थे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो 6th सेंचुरी BC को ना टर्निंग पॉइंट माना जाता है हमारे अर्ली इंडियन हिस्ट्री में। पूरी की पूरी लाइन ऐसी दे दी जाती है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइन आपको दे दी जाएगी और आपको बोला जाएगा कि चलो बताओ, स्टेटमेंट आपको दे दिया जाएगा, अब आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो आप क्या क्या लिखोगे इसमें, अब वो कौन कौन से डेवलपमेंट्स हो रहे थे। ये एक ऐसा एरा था ना जहाँ पर अर्लीस्ट स्टेट हो गए, सिटीज़ हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें इमर्ज हो रही थी। इसके अलावा आयरन का भी यूज़ बढ़ता जा रहा था, लोग कॉइन्स का भी यूज़ करना शुरू कर दे रहे थे। इससे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन IVC में हम लोगों ने देखा था कि लोग क्या कर रहे थे, बार्टर सिस्टम कर रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा, अब कॉइन्स का सिस्टम आने लगा। ठीक है, इसके अलावा अलग अलग थॉट्स भी इमर्ज होने लगे, अलग अलग थॉट्स का भी ग्रोथ होने लगा, जैसे कि बुद्धिज़्म, जैनिज़्म। ठीक है, तो ये आपको बताने हैं, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये धीरे धीरे करके पॉइंट्स को मेंशन करना है अपने आंसर में। ठीक है, इसके अलावा जो अर्लीस्ट बुद्धिस्ट और जैना टेक्स्ट हैं वहाँ पर आपको 16th महाजनपद या फिर 16th स्टेट का मेंशन दे रखा है, जिसको हम लोगों ने बोला है महाजनपद। महाजनपद को समझने से पहले आपको जनपद समझना पड़ेगा। तो साइड में एक छोटू सा बॉक्स दे रखा है NCERT में कि जनपद क्या होते हैं। जनपद का मीन्स होता है एक ऐसी ज़मीन, एक ऐसी लैंड जहाँ पर जन मीन्स पीपल या क्लेन या फिर ट्राइब, या बेसिकली एक ऐसी लैंड जहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल आए और वो सेटल हो गए आके। ठीक है, तो उसको बोला जाता था जनपद। ठीक है, अब ये जनपद क्या होने लगा, टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा बड़ी होने लगी। ठीक है, ग्रोथ वगैरह जनपद की होने लगी। तो बेसिकली क्या होने लगा, ये जो जनपद होते थे ना, ये धीरे धीरे बहुत बड़े होने लगे और इन्हीं जनपद को हम लोग क्या बोलने लगे, महाजनपद। ठीक है, तो इनमें से आपके कुछ महाजनपद हैं। 16th महाजनपद में भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वज्जी, मगध को भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोशाला, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती। ठीक है, ये कुछ महाजनपद है जो 16th महाजनपद में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है आपको। ठीक है, इसके अलावा महाजनपद क्या, अगर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन समझें तो महाजनपद को ना किंग्स के द्वारा रूल किया जाए, नहीं यानी कि किंग्स जो होते थे वो इन महाजनपद पर रूल किया करते थे। लेकिन कुछ महाजनपद ऐसे होते थे जहाँ पर गढ़ या फिर संघ वाला सिस्टम होता था, यानी कि यहाँ पर ओलिगार्की सिस्टम होता था। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ओलिगार्की सिस्टम? ओलिगार्की सिस्टम बेसिकली वो सिस्टम होता है जहाँ पर एक राजा नहीं, नंबर ऑफ राजा होते हैं, एक ग्रुप होता है मैन का, जहाँ पर ये लोग कलेक्टिवली रूल करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, राजा बोलते हैं। ठीक है, एक राजा नहीं होता, बहुत सारे राजा होते हैं। ठीक है, अब बात ये होती है कि उनमें से जो भी सीनियर मोस्ट है उनको हम राजा बोलेंगे, या फिर उस ग्रुप में जितने मैन हैं उन सबको राजा बोलेंगे। जी हाँ, उस ग्रुप में जितने मैन हैं उन सबको राजा बोला जाएगा। ठीक है, और ये लोग साथ में मिलकर गण या फिर संघ को कंट्रोल किया करते थे। ठीक है, अब ये जो महावीर हैं और ये जो गौतम बुद्ध जी हैं, ये इन्हीं गण से बिलोंग हुआ करते थे। ठीक है, ये यानी कि ये इन्हीं गण से बिलोंग हुआ करते थे। इसके अलावा आपको एक वज्जी संघ का एग्जाम्पल दे रखा है। वज्जी संघ में बेसिकली आपके ये वज्जी एक संघ है जहाँ पर कलेक्टिवली राजा रूल किया करते थे। ठीक है, बहुत सारे राजा होते थे, तो ये क्या करते थे, ये साथ में रिसोर्सेज को कंट्रोल किया करते थे, जैसे कि लैंड। ठीक है, अब हमको इतनी ज़्यादा हिस्ट्री तो पता नहीं है क्योंकि हमको इतने ज़्यादा सोर्सेज तो मिले नहीं है, तो जितना हम लोगों को पता उतना हम लोगों ने NCERT में मेंशन कर दिया। ठीक है,
अब हम लोग पढ़ते हैं महाजनपद के कैपिटल सिटी के बारे में। ठीक है, हर एक महाजनपद की अपनी खुद की कैपिटल सिटी होती थी। जैसे कि आपका एक स्टेट है, स्टेट की अपनी एक कैपिटल सिटी होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यूपी है तो यूपी की लखनऊ कैपिटल होगी। ठीक है, वैसे ही जो महाजनपद होते थे उनकी एक अपनी खुद की कैपिटल होती थी। ठीक है, जिसको फोर्टिफाइड ये लोग करके रखते थे ताकि कोई बाहर से अटैक ना कर दे और इनकी कैपिटल को डिस्ट्रॉय ना कर दे। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पर आर्मीज़ भी होती थी और ब्यूरोक्रेट्स भी होते थे जो कि रिसोर्सेज को कंट्रोल किया करते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। अब बेसिकली क्या होता है 6th सेंचुरी BC में और क्या क्या चीज़ें होती है। 6th सेंचुरी BC में आपका जो ब्राह्मण्स होते हैं ना, ये आपके जो संस्कृत टेक्स्ट है जिनको हम लोग बोलते हैं धर्मसूत्र। ठीक है, ये जो धर्मसूत्र होते हैं उनको लिखना शुरू कर देते हैं, उनको कंपोज करना शुरू कर देते हैं। अब बेसिकली ये जो आपके धर्मसूत्र होते हैं इनमें रूल्स और रेगुलेशंस लिखे होते थे। सभी ग्रुप, सभी लोग जो अलग अलग ऑक्यूपेशन को बिलोंग करते थे, यानी कि आपके ब्राह्मण्स हैं तो ये क्या चीज़ें करेंगे, आपके क्षत्रिय हैं तो ये क्या चीज़ें करेंगे, आपके वैश्य हैं, आपके शूद्र हैं, ये सब क्या चीज़ें परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें इन आपके संस्कृत टेक्स्ट में लिखी होती थी। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा होता था कि आपके जो किंग हो गए हैं ना वो क्षत्रिय होंगे। ठीक है, तो ये इनमें ये इनमें लिखा जाता था। इसके अलावा ये भी लिखा जाता था, यानी कि जो रूलर्स होंगे इनका क्या क्या काम होगा, इनको एडवाइस दी जाती थी कि आप कलेक्ट करेंगे टैक्सेस को। इसके अलावा जो आपके कल्टीवेटर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, आर्टिसंस हैं, आप इनसे ट्रिब्यूट यानी कि गिफ्ट्स भी लेंगे। ठीक है, अब हमको ये नहीं पता कि ये जो पेस्ट्रोलिस्ट लोग होते थे या फिर जो फॉरेस्ट पीपल होते थे, क्या ये इनसे भी टैक्स लेते थे, क्या इनसे भी ये लोग रिसोर्सेज लिया करते थे, तो इनके बारे में हम लोगों को कुछ प्रूफ वगैरह नहीं मिली हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ चीज़ें आपके इन संस्कृत ठीक है टेक्स्ट में लिखी होती थी। ठीक है, ओलिगार्कीज मैंने आपको बता दिया, एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पर पावर जो होती थी वो ग्रुप ऑफ मैन कंट्रोल किया करते थे, जस्ट लाइक द रोमन एम्पायर। हम लोगों ने रोमन एम्पायर अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 11th की भी हम लोग हिस्ट्री उठाएंगे, ऐसा नहीं है कि क्लास 11th को छोड़ दिया बिल्कुल। ठीक है, तो क्लास 11th को जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे रोमन एम्पायर के बारे में। ठीक है, तो रोमन एम्पायर में भी आपका ओलिगार्की सिस्टम था। ठीक है, तो ऐसा ही आपका गण या फिर संघ में भी सिस्टम था। ठीक है, कुछ लोकेशंस आपको दे रखी हैं अर्ली स्टेट और उनकी कैपिटल की। ठीक है, तो आप ये देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मैं आगे अभी आपका मैप वर्क वगैरह भी करवाऊंगी तो उसमें ये सारी चीज़ें हम लोग अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। ठीक है, आपका जैसे अवंती हो गया, ठीक है, मगध हो गया। अभी हम लोग आगे मगध के बारे में, जो हमारा अभी नेक्स्ट टॉपिक है ये मगध के ऊपर ही है, तो वो अभी पढ़ेंगे। इसके अलावा तक्षशिला हो गया। ठीक है, ये इधर आपका गांधार हो गया, तो बहुत इम्पॉर्टेंट मैप है ये। चलो भाई, अब हम लोग आते हैं फर्स्ट अमंग्स द 16th यानी कि मगध के बारे में बात करेंगे कि 16th महाजनपद में से भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट था या जिसको हम लोग फर्स्ट कैटेगरी में डालते हैं वो है आपका मगध। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, अगेन डबल स्टार मार्क करूँगी मैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस हर साल रहते हैं। ठीक है, तो 6th सेंचुरी BCE से लेकर के 4th सेंचुरी BCE तक जो मगध है ना ये आपका पावरफुल महाजनपद रहा है। ठीक है, अब जो आपके हिस्टोरियंस हैं ना ये अलग अलग एक्सप्लेनेशन देते हैं अबाउट इट्स डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि ये क्यों डेवलप हुआ, क्या क्या पॉलिसीज़ हुई हैं, क्या चीज़ें बिलोंग करती हैं। तो ये एक जो है अभी मैं आपको लाइन बाय लाइन पॉइंट वाइज पॉइंट समझाती जाऊंगी। तो अगर ये क्वेश्चन बनता है तो आपको किस टाइप से आंसर लिखना है तो वो आप लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि भाई मगध एक ऐसे रीजन में था जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल था, यानी कि एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होती थी, एक ऐसी लैंड पर जहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया होता था। इस वजह से मगध जो था वो बहुत बड़ा महाजनपद भी हो चुका है और बहुत प्रॉस्परस भी था। ठीक है, आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि आयरन माइंस भी बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल थी। ठीक है, तो इससे क्या होता था कि टूल्स और वेपन्स वगैरह इन्हीं आयरन से बनाए जाते थे क्योंकि आयरन माइंस वगैरह बहुत अच्छी थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कि एलिफेंट्स जो होते थे ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते थे आर्मी के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया था तो आराम से मिल जाते थे। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है कि गंगा और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका मगध है ये कहाँ पर सिचुएटेड है, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ के आसपास में, तो यहाँ पर चीप मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वगैरह होता था, यानी कि ट्रेड करने में बहुत इजी होता था। ठीक है, लोगों का ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत इजी हो जाता था।
तो ये सारी चीज़ें थी। 5th पॉइंट आप ये बताएंगे कि बुद्धिस्ट और जैन राइटर्स ने अलग अलग किंग्स को अप्रिशिएट किया है कि उनकी पॉलिसीज़ की वजह से मगध जो है वो इतना पावरफुल महाजनपद बन पाया है। जैसे कि बिम्बिसार हो गया, अजातशत्रु हो गए, महापद्मनंदा हो गए, तो इनकी पॉलिसीज़ की वजह से भी मगध जो है ये आपका बहुत पावरफुल महाजनपद बन पाया। तो ये आपका 5th पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये आप पॉइंट्स वगैरह लिख देंगे। इसके अलावा इसके कैपिटल की बात करते हैं तो आपके तो सबसे पहले आपकी जो कैपिटल थी वो थी आपकी राजगृह यानी कि आपकी हाउस ऑफ द किंग, यानी कि किंग जो है उनका घर, वो आपका जो आपकी राजगृह है ये आपकी पहली कैपिटल थी। बट फिर क्या होता है ना, 4th सेंचुरी में राजगृह को हटाकर आपकी पाटलिपुत्र जो है वो कैपिटल शिफ्ट कर दी जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि गंगा उसकी ट्रिब्यूटरी के आसपास थी तो आसानी होती थी कम्युनिकेशन वगैरह में। तो इस वजह से क्या होता था कि पाटलिपुत्र जो है वो आपकी कैपिटल जो है वो बना दी गई। ठीक है, अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है। आपको बताया जा रहा है कि अशोकन इंस्क्रिप्शंस जो होते थे वो जनरली प्राकृतिक लैंग्वेज में हम लोगों को मिले हैं। ठीक है, लेकिन अलग अलग एरिया में भी अलग अलग लैंग्वेजेस में हमको मिले हैं, अलग अलग स्क्रिप्ट मिली हैं। जैसे कि अगर आप while those in the northwest of the subcontinent were in Aramaic or Greek, अगर आप नॉर्थ वेस्ट वाले इलाके में चले जाओगे तो वहाँ पर आपको एरामाइक या फिर ग्रीक लैंग्वेजेस में, ग्रीक स्क्रिप्ट्स में आपको यहाँ पर इंस्क्रिप्शंस देखने को मिले हैं। ठीक है, जो प्राकृतिक इंस्क्रिप्शंस होते थे वो आपके ब्राह्मी स्क्रिप्ट में दिखी है हम लोगों को, और जो आपके नॉर्थ वेस्ट, सम इन द नॉर्थ वेस्ट, वो आपकी खरोस्ती स्क्रिप्ट में दिखी है हम लोगों को। ठीक है, तो यानी कि एरामाइक और ग्रीक स्क्रिप्ट्स जो होते थे ये अफ़गानिस्तान में हम लोगों को यूज़ करती हुई मिली है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका ये सोर्स बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अर्ली एम्पायर की। यहाँ पर आपको मगध यानी कि मौर्य एम्पायर के बारे में पता चलेगा कि मगध जो था वो ऐसी बढ़िया तरीके से ग्रोथ करता रहा और फिर फाइनली यहाँ पर इमर्ज हुआ एक बहुत बड़ा एम्पायर जिसको हम लोग बोलते हैं मौर्यन एम्पायर। अच्छा, मौर्यन एम्पायर के फाउंडर कौन थे? आपके चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि मौर्यन एम्पायर कहाँ से लेकर के कहाँ तक था। तो अफ़गानिस्तान से लेकर के बलूचिस्तान तक, और इनके जो किंग के जो ग्रैंडसन थे, ठीक है, किंग अशोक, इन्होंने क्या किया था, ये अपने एम्पायर को कलिंगा तक ले गए थे। ठीक है, इन्होंने कलिंगा को कंक्वायर किया तो उसके बाद में इनको बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ था। ठीक है, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो उसके बाद में क्या होता है, ये अपने जो है एरिया को वहाँ तक ले जाते हैं। ठीक है, मैप आई थिंक होगा यहाँ, हाँ ये रहा। तो ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा एम्पायर था। ठीक है, और नीचे फिर अलग आपका आ जाता है चोरा, चेरा, पांड्यास, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब हमको कैसे पता चला इनके बारे में, यानी कि मौर्यास के बारे में हम लोगों को कैसे पता चला, ये सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है बात। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं हिस्टोरियंस की, तो हिस्टोरियंस क्या करते हैं, अलग अलग वैरायटी ऑफ सोर्सेज का यूज़ किया करते थे मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने में, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो वैल्यूबल आपके, ठीक है, जिसमें से आपके जो सबसे ज़्यादा वैल्यूबल फाइंड्स जो हैं, आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स जो हैं वो आपके हैं स्क्रिप्चर्स। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे अकाउंट्स हैं, जैसे कि मेगास्थनीज का अकाउंट है। मेगास्थनीज कौन थे? आपके ग्रीक एम्बेसडर थे चंद्रगुप्त के। ठीक है, तो इनके अकाउंट्स हम लोगों को मिलते हैं, तो उनमें हम लोगों को मौर्यन एम्पायर के बारे में पता चलता है। इसके अलावा अर्थशास्त्र देखने को मिले हैं, ठीक है, जिनको कंपोज किया है कौटिल्य या फिर चाणक्य, दोनों एक ही थे। ठीक है, दोनों एक ही है, कौटिल्य भी और चाणक्य भी एक ही नाम है। ठीक है, ये कौन थे? ये आपके मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त के। ठीक है, तो इनका अकाउंट है अर्थशास्त्र, जिसमें हम लोग को मौर्य एम्पायर के बारे में पता चलता है। ठीक है, इसके अलावा बुद्धिस्ट, जैन और पुराणिक लिटरेचर में भी हम लोगों को इनके बारे में, मौर्यास के बारे में पता चलता है। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा वैल्यूबल सोर्स रहा है हम लोगों को मिला, वो है आपका अशोकन इंस्क्रिप्शंस। जी हाँ, अशोकन इंस्क्रिप्शंस जो कि रॉक्स या फिर पिलर्स में देखने को मिले हैं, ये आपके वैल्यूबल सोर्सेस रहे हैं। ठीक है, अशोक जो थे वो आपके पहले ऐसे रूलर थे जो अपने मैसेजेस को क्या करते थे, ये आपके इंस्क्राइब करवा दिया करते थे। ठीक है, नेचुरल रॉक्स पर या फिर पिलर्स, पॉलिश्ड पिलर्स पर ये क्या करते थे, ये इंस्क्राइब करवा दिया करते थे।
ठीक है। ऑल्सो ये धम्मा के प्रिंसिपल्स को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया करते थे। धम्मा का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि रिस्पेक्ट टूवर्ड्स एल्डर्स, अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो, ठीक है। ब्राह्मण्स के टूवर्ड्स जेनरोसिटी दिखाओ, ठीक है। ऑल्सो जो स्लेव्स हैं या फिर सर्वेंट्स हैं उनसे काइंडली ट्रीट करो आप, ठीक है। और जो भी दूसरों का रिलीजन है, ट्रेडिशन है, उनकी भी आप रिस्पेक्ट करोगे। तो ये धम्मा के कॉन्सेप्ट हैं, धम्मा के प्रिंसिपल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है धम्मा के ऊपर बन सकता है, ठीक है। तो आप इसको याद कर लेना, 4 पॉइंट है इसमें, ठीक है। 4 प्रिंसिपल्स थे धम्मा के, वो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, एम्पायर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो एम्पायर में आपके 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स थे, ठीक है, जिसमें से आपकी एक थी पाटलिपुत्र और 4 प्रोविंशियल सेंटर्स थे, जैसे कि तक्षशिला, उज्जैन, तोशाली और स्वर्णगिरी, ठीक है। अगर हम लोग इनके इंस्क्रिप्शंस की बात करते हैं, तो अगर आप जैसे कि फ्रंटियर, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पाकिस्तान चले जाओ या फिर आंध्र प्रदेश तक चले जाओ, तो जो भी आपको इंस्क्रिप्शंस मिलेंगे उनमें कभी कभी सेम मैसेज भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उससे एक क्वेश्चन ये उठता है, क्या जो मौर्यास का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ये यूनिफॉर्म था? क्या सब जगह एक ही जैसा यूनिफॉर्म सिस्टम था? जी नहीं, ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि मौर्यन एम्पायर की अगर हम लोग बात करें तो ये एम्पायर बहुत ज़्यादा डाइवर्स था, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि यूनिफॉर्म सिस्टम होगा, तो ऐसा अनलाइकली लगता है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा एम्पायर थे बहुत ज़्यादा डाइवर्स था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स वगैरह होते थे, ये कैपिटल हो गए या फिर प्रोविंशियल सेंटर्स हो गए, यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट हुआ करता था, ठीक है। अब आपको एक मैं बात बता दूँ, ये जो मैंने सेंटर्स बोले हैं, तक्षशिला, उज्जैन, स्वर्णगिरी, ये जो सेंटर्स होते थे इनको बहुत ज़्यादा केयरफुली चूज़ करना पड़ता था इन लोगों को, ठीक है। अगर आप देखोगे इनके लोकेशंस के ऊपर, तो ये जो आपके रूट्स, ये जो आपके सेंटर्स है, ये किसी न किसी रूट पर बेस्ड है। जैसे कि तक्षशिला या फिर उज्जैन की बात करोगे तो ये आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट पर हैं, ठीक है। अगर आप स्वर्णगिरी की बात करोगे तो इनको बोला गया है गोल्डन माउंटेन्स, जहाँ पर आपको गोल्ड माइंस देखने को मिलेंगी, कर्नाटका में है, ठीक है। तो ये जो आपके सेंटर्स होते थे ना, बहुत ज़्यादा केयरफुली चूज़ किए जाते थे। ऐसे नहीं कि कुछ भी लोगों ने कुछ भी सिलेक्ट कर आपका बना दिया, ऐसा नहीं होता था, बहुत ज़्यादा केयरफुली चूज़ करना पड़ता था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग कम्युनिकेशन की बात करते थे, ठीक है, तो कम्युनिकेशन लैंड के थ्रू भी होता था और रिवर के थ्रू भी हुआ करता था, ठीक है। अब जो जर्नीस होती थी वो इजी नहीं होती थी, ठीक है। 1-2 दिन की बात तो होती नहीं थी, कभी कभार हफ्ते लग जाते थे इन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में। अब जब जाहिर सी बात है, जब वीक्स लग रहे हैं एक जगह दूसरी जगह पहुंचने में, तो लोगों को प्रोटेक्शन के ऊपर भी लोगों की ध्यान दी जाती थी, ठीक है। इस वजह से आर्मीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होती थी वहाँ पर। ऑल्सो मेगास्थनीज ने मेंशन किया अपने ही अकाउंट्स में, कमिटी विद 6 कमिटीज़, ठीक है। उन्होंने कमिटीज़ का मेंशन किया कि अलग अलग कमिटी होती थी जो अलग अलग चीज़ों के ऊपर ध्यान देती थी, विद 6 सब कमिटीज़, ठीक है। अब वो कौन कौन सी हैं, ठीक है, MCQs में बन सकता है, तो आप ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। जो इसमें पहली जो सब कमिटी होती थी वो आपकी नेवी के ऊपर ध्यान देती थी। दूसरी जो होती थी वो आपके ट्रांसपोर्ट प्रोविजंस, इनके ऊपर इन पर ध्यान देती थी, इनको मैनेज करती थी। जो तीसरी जो होती थी वो फुट सोल्जर्स के ऊपर ध्यान देती थी। फोर्थ जो थी वो आपके हॉर्सेस के ऊपर ध्यान देती थी। फिफ्थ जो थी वो आपके चैरियट्स यानी कि रथ के ऊपर ध्यान देती थी। और जो सिक्स्थ जो है वो आपके एलिफेंट्स को मैनेज करती थी, ठीक है। ऑल्सो कुछ और भी ज़्यादा एक्टिविटी बताई गई हैं सेकंड सब कमिटीज़ की, यानी कि ये लोग बुलक कार्ट्स को अरेंज करते थे ताकि इक्विपमेंट्स को कैरी कर पाएँ, ठीक है। सोल्जर्स के लिए फूड वगैरह को अरेंज करना, ठीक है। एनिमल्स के लिए फॉडर को अरेंज करना, तो ये सारी चीज़ें जो थी इन कमिटीज़ का वर्क था, ठीक है। ऑल्सो हम अगर बात करें तो अशोक क्या करते थे, ये अपने एम्पायर को साथ में लाने के लिए धम्मा को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया करते थे, ठीक है। धम्मा के प्रिंसिपल्स को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे ये। इसकी वजह से इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक स्पेशल ऑफिसर्स हायर कर रखे थे जिसको बोला जाता था धम्मा महामत्ता। ये क्या करते थे, ये जो धम्मा के मैसेजेस होते थे वो एक पार्ट ऑफ कंट्री से दूसरी पार्ट ऑफ कंट्री तक पहुँचाते थे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड करते थे अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। ये क्या करते थे, ये धम्मा के मैसेज को प्रमोट किया करते थे, ठीक है। अब बात आती है कि एम्पायर कितना इम्पोर्टेंट था, ठीक है। अगर हम लोग हिस्टोरियंस की बात करते हैं, व्हेन हिस्टोरियंस बिगन रिकंस्ट्रक्टिंग अर्ली इंडियन हिस्ट्री इन द 19th सेंचुरी, तो ये बताते हैं कि मौर्यन एम्पायर जो था वो एक वॉज रिगार्डेड एज अ मेजर लैंडमार्क इंडिया अंडर कॉलोनियल रूल एंड पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। अगर हम लोग बात करें तो जो आपका मौर्यन एम्पायर था 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी,
Indian historians are found that possibilities that there was an empire in the Indian both challenging and exciting. Also, some of the archaeological finds associated with the Mauryans, including stone sculpture, were considered to be the example of the spectacular art type typical of empire. Many of historians found the message of Ashokan inscriptions were very different for most of the rulers. अब यहाँ पर बेसिकली ये बताया जा रहा है कि जब 19th सेंचुरी में हिस्टोरियंस वगैरह ने बिगिन की, ठीक है, मौर्यस की हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने में, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था ये, ठीक है। ऑल्सो जो भी चीज़ें मिलती थी उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती थी। ऑल्सो अगर हम लोग अशोकन इंस्क्रिप्शंस में देखें तो उनके मैसेजेस जो होते थे वो दूसरे जो भी रूलर्स थे उनके मैसेजेस से काफ़ी ज़्यादा अलग होते थे, जो कि ये सजेस्ट करते कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल रूलर होंगे, ठीक है। इस वजह से इनको अलग अलग टाइटल्स दिए गए हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हम्बल थे और हमारे जो आपके नेशनलिस्ट लीडर्स थे इनको ये जो अशोक थे, ठीक है, जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर थे ये अशोक को एज अ इंस्पायरिंग फिगर के रूप में माना करते थे, ठीक है। तो ये आपको बताया गया है। लेकिन अभी भी हमारा क्वेश्चन ये ख़त्म नहीं हुआ है कि ये मौर्यन एम्पायर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ठीक है। ये इस वजह से नहीं क्योंकि जो मौर्यन एम्पायर के अगर हम लोग टाइम पीरियड देखें तो इतना ज़्यादा लंबा भी नहीं चला था। अबाउट 150 साल इसका टाइम पीरियड रहा होगा, ठीक है। और अपने टाइम पीरियड के साथ में पूरे के पूरे इंडिया को भी कवर नहीं कर पाया। मैंने आपको एरिया बताया था कि बस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। साउथ में अलग अलग उस टाइम पर देखा था कि 2nd सेंचुरी BC में अलग अलग चीफडम्स किंगडम साउथ के रीजन्स में इमर्ज हो रहे थे, ठीक है, अलग अलग रीजन्स में आ रहे थे। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं लग रहा है ये, क्यों? क्योंकि ये इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं थी इनके कंट्रोल में, ठीक है। ज़्यादा लंबा चला भी नहीं, पूरे के पूरे एम्पायर को कवर भी नहीं किया, यानी कि पूरे के पूरे इंडिया को भी इस एम्पायर ने कवर नहीं किया। कंट्रोल भी यूनिफॉर्म नहीं था। ऑल्सो इस टाइम पे अलग अलग किंगडम्स भी इमर्ज हो रहे थे, ठीक है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस को दर्शाता है, ठीक है। बाकी ये जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस है ना, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि ये जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है अराउंड 10 या फिर 11 इस चैप्टर में आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर साथ साथ कवर करवाती रहूँगी तो चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं इसके लिए आपको एक सेपरेट लेक्चर प्रोवाइड करवा दूँगी जहाँ पर मैंने हर एक सोर्स को आपको एक्सप्लेन करवा रखा होगा। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, जहाँ पर हम लोग एक एक सोर्स को उसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। छोटी सी वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी, तो आराम से इजीली जो है आप लोग भी देख पाएंगे। तो विद दिस हम लोगों का पार्ट 1 यहीं तक कंप्लीट होता है। पार्ट 2 में हम लोग कंटिन्यू करेंगे न्यू नोशन ऑफ किंगशिप, यानी कि यहाँ पर हम लोग साउथ के रीजन्स में देखेंगे कि साउथ के रीजन में क्या क्या चीज़ें हो रही थी, ठीक है। तो विद दिस यहीं पर एंड होता है हमारा ये लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।